और इसमें वापस 2 लीटर छाछ, 2 किलो गुड़, और वो कल्चर था ही, ये 8 दिन में वापस बन जाता है। जब हम इसको घोलते हैं शुरुआती दौर में, किसी भी किसान को ये यहाँ से कल्चर फ्री में दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये घोलेंगे थोड़ा सा, अभी तो घोलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये रेडी हो चुका है जी। पर जब हम शुरुआती दौर में है तो इसको 1 मिनट के लिए गोल गोल घुमा देते हैं। दिन में एक बार। गो कृपा अमृतम, दोस्तों ये चीज क्या होती है? दोस्तों आज की ये वीडियो में हम गो कृपा अमृतम क्या होता है, और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले, एक ऐसे अंकल जी से मिलाने वाले जो यहाँ पे टोटल जैविक दवाइयाँ बना रहे हैं और उन्हीं से अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। दोस्तों आज आपको ना केवल हम जानकारी देंगे बल्कि सिखाने भी वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप बड़ी आसानी से अपने घरों पे छाछ जैसी, गुड़ जैसी और पानी जैसी चीजों से आराम से जैविक दवाइयाँ बना सकते हैं। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली, काफी चीजें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगी, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अंकल जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए, अपने गांव के बारे में, आपका कहाँ पर निवास है उसका थोड़ा परिचय दीजिए ताकि कोई आपसे मिलने भी चाहे तो आ सके। नमस्कार, मैं ग्राम कुवाली का निवासी, तहसील महू, जिला इंदौर, एकनाथ कोठारी ये मेरा नाम, और मैं अपनी खेती कर रहा हूँ। वैसे तो सन 2000 से कर रहा हूँ जैविक खेती, पर मैंने अब बढ़ा दिया है इसको। और ये जब शुरुआत हुई मेरी 10 एकड़ में हमारी हुई, मतलब ये हमारे 3 इसमें परिवार में 3 लोग हैं उसके हिसाब से चला है। पर ये ग्रुप में था हमारा रजिस्ट्रेशन, पर ग्रुप के लोगों ने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो हमें सर्टिफिकेट की तरफ से हम वंचित रह गए थे। और मैं अभी जी, तो उसके बाद में मैंने ये ठान लिया कि अपने को जैविक करना है। तो उद्देश्य सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य है कि जमीन को बचाना, जमीन को बचाना। उसके बाद में जो हम आहार ले रहे हैं अधिक से अधिक अपने लिए वो आहार जैविक मिले, ये उद्देश्य से हम ये खेती को कर रहे हैं। अभी हमको वहाँ तक नहीं पहुँचना है कि हम एक्सपोर्ट में जाए, निर्यात में जाए, इसलिए उसको अपने रजिस्ट्रेशन तरफ हमारा ध्यान अभी नहीं है। मतलब अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट नहीं लिया है, लेकिन आपको काफी समय हो चुका, काफी समय हो गया है। और विश्वास की जब बात आती है तो विश्वास के ऊपर हमने वो अर्जित कर लिया है। जो हमारी सब्जियां थी, अभी तक मैं 3 साल से सब्जियां ले रहा था उस खेत में, तो जांच हुई उसकी, मतलब उसकी टेस्ट हुई, तो वो जमीन की टेस्ट करके भी गए। और मेरा वो समय मेरे ख्याल से 1.5 साल हुआ था जैविक को करते हुए, पर वो अपना जो डाल रहे थे आदान उसमें, उसकी वजह से उन्होंने जब देखा खेत को तो उनको लगा कि ये तो हो गया भैया जैविक। मैंने खेत को देख के, उनका टेस्ट हुआ जब, तो बोले कि आपका जैविक है और आप ला सकते हो। तो सब्जियां मेरी वहाँ जाती है। कहाँ पे जाती है? ये जैविक सेतु करके है, इंदौर में स्थान है, वहाँ पर जैविक सेतु बिचौली मर्दाना। तो वहाँ आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको मेरा परिचय मिल जाएगा। आज भी एकनाथ कोठारी के नाम से वहाँ मिल जाएगा आपको परिचय। तो इस प्रकार से खेती में सब्जियां भी उगाते रहे हम। इस बार सब्जियां छोड़ दी है, बंद कर दी है, क्योंकि हमारा जो साथी था पार्टनर, वो उन्होंने करना छोड़ दिया। और मेरे बच्चे मेरे को ये करते हैं कि भैया आप छोड़ो, अभी ये अब रिटायर हो गए हो, रिटायर की उम्र से ऊपर हो गए तो छोड़ो इसको। पर मेरी इच्छा नहीं होती है कि इसको छोड़े क्योंकि वतनी खेती है। तो ये ऐसा है हमारा चलने का खेती में प्रवास। और आपका मतलब बात करें जैविक खेती की तरफ, किस तरीके से रुझान है, कैसा इंटरेस्ट होया, कैसे सोचा कि चलिए अब अपन को जो चला आ रहा है केमिकल डाल रहे हैं उससे छोड़कर थोड़ा जैविक की तरफ जाएं? ये जो बातें हैं बड़ी ये होती है कि एक समय था कि मैं पिताजी से झगड़ता था कि ये केमिकल डालना होगा तब जाके खेती अपनी होगी। हाँ। तो पिताजी ने एक समय आया कि ठीक है तुमको जो करना है वो करो, पर एक समय तुमको ये आएगा कि इसको आपको फिर से अपनाना होगा, जैविक। और जब हमने अपनाया, पिताजी थे पर वो थक चुके थे, पर उन्होंने कह दिया, उनको याद था। हाँ। कि देखो बोले अब तुम कर रहे हो ना। तो वो खुश हुए, यानी करने पे खुश हुए। हाँ। तो बोले आपको ये आना पड़ेगा। मतलब उनकी सोच, वो हालांकि कभी स्कूल नहीं गए पर ज्ञान के मामले में हमसे आगे थे। अच्छा। ये बिल्कुल निश्चित मैं कह सकता हूँ आज भी। पर यहाँ पे सवाल ये था कि मतलब जैसे आपके पिताजी ने बोला आपको आना ही पड़ेगा ऑर्गेनिक पे, जी, लेकिन वो आपका मूड जब केमिकल से इस पे कैसे आया, वो चीज बताना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो मैंने काफी जगह सुना, काफी चर्चाएं होती रही, अधिकारियों से हमारी मुलाकातें होती रही, चर्चाएं होती रही, चर्चा सत्र रहे, उसमें हमने भाग लिया। और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और कुछ कुछ अपने को अपने मन के विचार कहने को भी मिलता है। तो हम काफी इसमें जाते रहते हैं। हाँ। मतलब कभी किसी ज्ञान जहाँ मिलता है वहाँ जाना निश्चित है हमारा। करीब कोई भी सेशन वगैरह, कोई भी सेशन हो, मीटिंग्स वगैरह में जाते रहते हैं। उसी से हमको ये इसकी जानकारी मिली और ये था ग्रुप वाला था तो हम काफी लोगों को जोड़ के और वो किया, पर बाकी उन्होंने छोड़ दिया। उनको अभी पता नहीं है कि ये क्या है।
अभी भी आज की तारीख में अभी बोल रहे हैं, हर कोई किसान बोलता है कि निर्यात बंद कर दिया, निर्यात बंद कर दिया, पर निर्यात की जो बाहर संभावना है वो सिर्फ ऑर्गेनिक की है, जैविक की है, प्राकृतिक की है। अभी भी संभावना है, भले ही बंद कर दिया हो, पर अगर हमारा होगा तो हम आज भी बेच सकें ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक तो मेरा एक सवाल है, जब अपन एक्सपोर्ट की बात करते हैं, निर्यात की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक तो भाव तो अच्छा मिलता है जब अपन देश से बाहर जा रहा है, अच्छी क्वालिटी का माल जा रहा है, लेकिन उसमें अपन को क्वांटिटी उतनी ज़्यादा चाहिए। क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, यही समस्या है। तो वो एक किसान कर नहीं सकता है, इसलिए ग्रुप वाला है। तो ग्रुप में अगर करेंगे तो आगे किसान सरसब्ज होगा ही, निश्चित होगा। तो वहाँ पे जो किसानों की जो आमदनी दुगनी हो जाएगी, मतलब अगर ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल होगी, दुगनी होगी, दुगनी से ऊपर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल है, कई लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें जब अपन अपने केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक पर शिफ्ट करते हैं तो अपना जो उत्पादन रहता है वो घट जाता है। तो ये क्या वाकई ऐसा होता है? अगर उस आदान की पूर्ति अगर उस तरीके से हो, उस तजुर्बे से हो, तो कहीं से कहीं कम नहीं होना है, ये बढ़ना है, घटना नहीं है, अपन बढ़ना जो है। अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल रहे हैं ऑर्गेनिक, जी जी, उनकी मात्रा सही होनी चाहिए, मात्रा सही होना चाहिए और वो वस्तु सही होना चाहिए। अभी जैसे गोबर खाद आज हम गोबर खाद जो बोल रहे हैं, ये जो अभी मैंने बताया आपको, ये गोबर खाद हम परंपरा से डाल रहे हैं। हाँ। पर इसको थोड़ा प्रोसेस करके अगर हम डालेंगे, वो चाहे केचुआ खाद बना के डालें या फिर गो कृपामृतम उसमें डाल के और फिर उसको सही करें, या फिर जीवामृत डाल के उसको अच्छा करें, पर उसको प्रोसेस करना जरूरी है। और उसका जो गर्मी है वो गर्मी निकाल के और फिर डालना है, और वो भी तब डालना है जब हमारे खेत में टेम्परेचर 25 डिग्री तक हो। 25 डिग्री तक टेम्परेचर, 25 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है गर्मी में, अगर ये खाद हम डालेंगे तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। यही खाद अगर हम ठंड के दिनों में डालेंगे, जब कुंवार महीने में डालेंगे, तो उसकी खाद की मात्रा पूरी लगेगी और फसल अच्छी होगी। अगली फसल के लिए भी वो खाद काम करेगा, अगली फसल के लिए। और इससे फिर जब जैविक डाले तो केचुओं की संख्या भी बढ़ेगी। अब गो कृपा अमृतम की बात निकली है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये चीज़ होती क्या है और वो कैसे काम करती है और किस तरीके से बना सकते हैं। ये गो कृपामृतम जो है, अपने गुजरात से गोपाल जी सुतारिया है, उन्होंने और उनके भाई की अथक प्रयास से कुछ देशी गायों के गोमूत्र से, उनके छाछ से उन्होंने जीवाणु की खोज की और वो उन्हें उसमें जीवाणु बढ़ाया उन्होंने, और वो बढ़ा के एक कल्चर बनाया, और वो कल्चर अपने को सभी किसानों के लिए फ्री में दे रहे हैं। और उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपके पास में अगर है, आपके कोई मित्र मिलते हैं तो उनको भी आप फ्री दीजिएगा, और कोई इसके ऊपर कमाई करता है तो आप हमें जानकारी दें, तो हम उसके ऊपर केस करेंगे गो कृपामृतम के लिए। और ये हर फसल में काम करेगा। और आपका कहना है, मतलब गोपाल जी का कहना ये है कि आप थोड़ी सी जगह में करके देखिए और उसके बाद में अपना अनुभव लीजिए। वीडियो तो बहुत डले हुए हैं, हाँ। पर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये अपने को मालूम नहीं है, इसलिए अपना खुद का अनुभव इसमें काम में आएगा। आप थोड़ा सा करके देखिए और फिर इसको बढ़ाइए, ये उनका कहना है और मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। हालांकि मैं उनके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, और उनकी जो बातें होती है तब जी, तो वो एक प्रकार से कोई वेद से कम नहीं है। उनका व्याख्यान जो है किसी वेद से कम नहीं है। ये हर किसी किसान ने सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अब जैसे आपने गोपाल जी की बात करी, तो मुझे आपकी बातों से लगा मतलब काफी एग्रीकल्चर की फील्ड में काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को उनके बारे में थोड़ा आप और बताएंगे, गोपाल जी के बारे में थोड़ा। मतलब गोपाल जी के बारे में कहना है तो देखिए कि वो एक हीरा व्यापारी रहे हैं बम्बई में। अच्छा। उनका हीरे का अच्छा खासा व्यापार, और उनके कोई गुरु महाराज ने उनको बताया कि आप कुछ इस प्रकार से मतलब इस तरफ जाइए और इसको अच्छा खासा कीजिए। तो उन्होंने वो हीरा व्यापार छोड़ के और गाय को पाल लिया, और गाय को ऐसा पाला हुआ है कि देखने लायक है। आज गाय यहाँ पर घूम रही है, इधर उधर घूम रही है, और उनके वहाँ गाय बेचते तो नहीं है वो, हाँ। पर उनके जो नंदी है उनके लिए एडवांस बुकिंग है। अच्छा, नंदियों के लिए एडवांस बुकिंग है, और वो नंदी भी नहीं बेचते हैं, हाँ। नंदी आपके लिए कुछ दिन के लिए देंगे, फिर आपको नया नंदी देंगे और वो नंदी वापस ले लेंगे, उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। अच्छा। क्योंकि इसकी जो नस्ल तैयार करने के लिए जो उनकी ये है परिपाटी, मतलब जिसको कहते हैं कि नस्ल सुधार, मतलब उस दृष्टि से देखे तो नस्ल सुधार हुआ। और हमारे इसमें देखे तो जैसे पत्रिका में मिलान करते हैं, बच्चियों का मिलान करते हैं कि ये इनकी पत्रिका मिल रही है और आगे इनका जनरेशन टूटे नहीं, इसलिए ये
हमारा मिलान का पद्धति है। मतलब इसको अलग दृष्टि से न देखा जाते हुए अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उसी प्रकार उनकी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जो भी आगे जनरेशन होगी वो अच्छी हो, उन्नत हो, इसलिए वो नंदी का आदान प्रदान करते रहते हैं। अच्छा, तो ताकि अच्छी नस्लें, अच्छी गायें निकले। हाँ। तो जो गोपाल जी है, आप जैसे वहाँ से आए तो उनका फार्म भी अपन विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल कर तो सकते थोड़ा हैं। दर्शकों को बताए, अगर उनके बारे में, अगर उनको कभी जाना हो तो गुजरात में कहाँ वो स्थित है? मैं अभी गया नहीं हूँ उनके वहाँ, अच्छा। पर उनके वीडियो काफी देखे हैं। अच्छा। और अभी हमारे भाई साहब जाके आए थे तो उन्होंने बताया कि अगर लाख रुपए देके भी ज्ञान की बात अगर हो तो वो हमने कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। जो उनके वहाँ मिल रहा है। अच्छा। उनके वहाँ उन्होंने ये क्या बोलते हैं उसको, बच्चों के लिए ये भी खोला है, शिक्षा देने के लिए गुरुकुल। गुरुकुल और फ्री में है। वहाँ पर आज कुछ मतलब बच्चों की ऐसी तादाद आने वाली है कि उसमें करीब करीब 4-5 हज़ार बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और उनके वहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो कोई शिक्षा का खर्च नहीं, कोई उनका खाने पीने का खर्च नहीं, कुछ नहीं है। वो सब वहीं गायों से द्वारा ही जो अर्जित होता है उसी में चलता है उनका। और उन्होंने ये बताया है कि हमारे यहाँ के गुरुकुल के बच्चे जब पूरा पढ़ के बाहर निकलेंगे तो IIT को पूरा टक्कर दे सकते हैं। IIM IITs को टक्कर देंगे और पूरी तरीके से देंगे, कोई उनमें कमी नहीं रहेगी। हाँ। तो और जब वो वहाँ गए थे हमारे भाई साहब, तो वो जो खाना भोजन जी प्रसादी वितरण कर रहे थे तो वही बच्चे प्रसादी वितरण कर रहे थे। मतलब उनके संस्कार, आचार का भी डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए उनको सुने, उनको समझे और आप अपना खेती को आगे बढ़ाएं। और गुरुकुल की जब बात आई है तो जो अपन IIT IIMs की बात कर रहे हैं, ये वेस्टर्न पद्धति एजुकेशन की, ये तो जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो जो मैकाले, लॉर्ड मैकाले जो था अंग्रेजों के जनरल, उन्होंने हमारे देश को बर्बाद करने के लिए गुरुकुल सिस्टम को बर्बाद किया, लोगों को ब्रेन वॉश किया, बताया कि तुम्हारे गुरुकुल सब बेकार है। लेकिन अगर वास्तव में हमारे देश को अगर फिर से सोने की चिड़िया बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो अपन को फिर से गुरुकुल पद्धति पे आना पड़ेगा। गुरुकुल पद्धति पे आना पड़ेगा। जो बाहर अभी मेरे एक परिचित है, वो बच्चे ही है, मतलब आपकी उम्र से कभी बड़ा होगा, मतलब बड़ा ही होगा शायद जी, क्योंकि वो मास्टर डिग्री पूरी कर चुका है, 2 साल हो गए और दूसरी मास्टर डिग्री फिर कर रहा है। तो आज वो उनका ज्ञान जो है वो गुरुकुल से कम नहीं है और वो गुरुकुल जैसा ही है। तो उन्होंने यही बताया कि जो भी बाहर से आके और हमारे इसमें IIM में व्याख्यान दे रहे हैं, उसको जब अगर उसका पिछला ये देखा जाए तो हमारी गुरु गीता ही वो बताते हैं, गीता ही बताते हैं। भाषांतर हो गया है। हाँ। इसलिए वो ज्ञान को जिन्होंने उस चीज को इधर पढ़ा है उसको समझ में आता है कि ये चीज तो हमारी बता रहा है। नहीं, ये बात सही है। जो कॉलेजेस में जो सेमिनार होते हैं उनमें अधिकतर स्पिरिचुअल लीडर्स को आजकल बुलाया जाता है, जो गीता और धर्मशास्त्रों का अध्ययन वहाँ पे बच्चों को कराते हैं। लेकिन अब अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलिए अपन अपने दर्शकों को जो गोकृपा अमृतम है वो दिखाते हैं, किस तरीके से अब बनाना है उसकी चर्चा करते हैं। तो अंकल जी, अब ये इन टंकियों में अपना एक गोकृपा अमृतम है, तो ये किस तरीके से तैयार करते हैं? अभी इसमें थोड़े थोड़े बुलबुले भी आ रहे हैं। गोकृपा अमृतम जैसे मैंने अभी बताया था, गोपाल जी सुतारिया के वहाँ से एक बॉटल कल्चर लेके आए थे, वो इसमें डाल चुके। मतलब ये ड्रम, उसके बाद में ये 5-6 ड्रम बन चुके हैं। बस उसमें से थोड़ा सा हमने रख लिया, 2-4 लीटर वो ड्रम में रखा और इसमें वापस 2 लीटर छाछ, 2 किलो गुड़, और वो कल्चर था ही, ये 8 दिन में वापस बन जाता है। जब हम इसको घोलते हैं शुरुआती दौर में तो गुड़ का कलर आता है, इसमें गुड़ रहता है काला। हाँ। या थोड़ा केसरिया, तो उसी प्रकार का ये इसका कलर भी हो जाता है। और फिर छाछ डाल देते हैं। छाछ में थोड़ा सा हल्का सा मामूली लगता है कि इसमें कुछ तब्दीली हुई है, पर लगता नहीं है, वही काला रंग या फिर केसरिया रंग रहेगा। और जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो थोड़ा सा सफेद हो जाएगा और महक इसकी आना शुरू हो जाएगी। तो ये महक आना शुरू हुई, मतलब ये रेडी हो गया है। इसको हम खेत में भी डाल सकते हैं, ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में अगर छोटी फसल है तो इसको कम लेना है, 1.5 लीटर 2 लीटर जैसी फसल हो। छोटी बारीक फसल है तो उसमें कम लेना है। अधिकतम इसको 5 लीटर बड़े पंप में ले सकते हैं। बड़ा पंप मतलब जो 20 लीटर का, उसमें 5 लीटर तक इसको ले सकते हैं अगर फसल बड़ी है। फसल बड़ी है तो मतलब कम से कम 1.5 महीने के बाद में फसल बड़ी हो जाती है, 1.5 से 1.25 महीने। फिर इसके ऊपर बाद में अपन 4 लीटर 4.5 5 लीटर तक इसको ले सकते हैं स्प्रे में। 2 लीटर से स्टार्ट। हाँ, 2 लीटर से स्टार्ट करना, 1.5 से 2 लीटर। एकदम बारीक भी फसल होगी, जहाँ रोपनी है उसमें आप आधा लीटर डाल दो, उसको 3-4 दिन में फिर रिपीट कर दो स्प्रे में। और जमीन के अंदर आप चाहे जितना डाल सकते हैं। इसको ज़्यादा डाल दोगे तो नुकसान नहीं होगा। और उसकी मात्रा जो है वो 200 लीटर हर पानी में 1 बीघे में देना है।
200 लीटर हर पानी में एक बीघे हाँ में देना। हर पानी में देना है। अगर हम इसको 4 ड्रम भी दे देंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। 6 ड्रम दे देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है और इससे फसल अच्छी बढ़वार होती है। कई जगह उनके वीडियोस जो हैं, मेरे यहाँ तो नहीं, हमने कोई ऐसी ये देखा है, हाँ। पर रिजल्ट हमारे यहाँ अच्छा है। रिजल्ट अच्छा है, यानी मेरे यहाँ, अभी मैं गाजर की बात करूं, पिछले साल मेरे यहाँ गाजर था, तो जब लेबर उसको उखाड़ने आई तो उन्होंने कहा कि भाई आपने इसमें खाद इतना डाल दिया कि बोले एक एक बीघे में 10-10 ट्राली खाद डाल दिया। जमीन इतनी फोशी हो गई कि गाजर ऐसी उखड़ रही है, आसानी से उखड़ रही है। नहीं तो बाकी जगह वो बड़ी बड़ी कुदालियां लेके, गेती लेके वो खोद के निकालते हैं गाजर को, और उनको यहाँ पर गाजर खोदने में कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मिट्टी भुरभुरी हो गई। तो ये इसकी खासियत है। तो ये इसको अनुभव मेरा जो रहा है वो ये रहा है, उत्पादन भी रहा है, और विशेषता ये है कि मेरी जो गाजर इसमें से निकली हुई है वो मीठी है, और जो केमिकल वाली है वो सादी लगती है। सादी, थोड़ा स्वाद, टेस्ट में भी फर्क है और मिठास में भी फर्क है। उसके बाद में स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा रहती है गाजर में, क्योंकि हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं उसको और फिर बेचते हैं, तो वो सड़ने का उसमें कम रहता है। जो ऑर्गेनिक है इसका तैयार किया हुआ, वो चाहे जीवामृत हो, चाहे कृपामृतम हो, चाहे और भी दूसरी पद्धति से किया हुआ जैविक अगर कोई भी प्रोडक्ट है, पर वो होना चाहिए अच्छा, ये विशेषता है। तो यानी कि अपन समराइज करें, जो भी किसान इनको बना रहे हैं तो उनको सबसे पहले तो अगर 200 लीटर का बना रहे तो सबसे पहले 1 लीटर तो अपन को चाहिए, हाँ, अपना कल्चर। और मेरे यहाँ आपको कल्चर फोन करके आएंगे तो आपको ये कल्चर मेरे यहाँ उपलब्ध होगा तो फ्री में मिलेगा। किसी भी किसान को ये यहाँ से कल्चर फ्री में दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पर सिर्फ एक बार मेरे को, या तो मैं यहाँ नहीं उपलब्ध रहूँ तो फिर आपका चक्कर जाएगा, इसलिए आप फोन करके आए। जी, आपके नंबर वो बता दीजिए और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे आपके नंबर। ठीक है, एक बार आपके नंबर बता दीजिए। 9993502205 ये मेरा नंबर है। जब भी किसी किसान भाई को इसकी आवश्यकता हो या इसके बारे में जानना हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, और मैं इसकी आपको जानकारी दूंगा, और ये फ्री में मिलेगा आपको। तो इसकी कोई कास्ट नहीं रहेगी। सिर्फ फोन करके आएंगे तो ये यहाँ पर उपलब्ध है या मतलब बना हुआ है या नहीं, जी। एक बात तो ये हुई, और मैं यहाँ उपलब्ध हूँ या नहीं, जी। इसके लिए आप जब भी आए तो फोन करके आए जी, तो आपको मिल जाएगा। आप बाटल लेके आ जाएं, यहाँ पर बाटल की उपलब्धता रहे या नहीं रहे इसका कोई ये नहीं कह सकता हूँ, इसलिए आप बाटल लेके आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो बाटल क्या, आप कहीं भी ढाबे पे रुक जाओ तो वहीं पे बाटल कहीं कितनी बड़ी गिरी हुई मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दोस्तों, अभी हम भी अंकल जी से ये कल्चर ले जाएंगे। अभी हमारी छुट्टियां लग रही तो हम भी हमारे गाँव जाएंगे कॉलेज की पढ़ाई से, तो अभी हम भी ले जाएंगे वहाँ पे, कल्चर देंगे। तो मतलब वहाँ पे भी हम सिमिलर इसी तरीके से अगर अच्छा काम करा तो लोगों को वितरित करेंगे। बिल्कुल, तो वो भी बिल्कुल मुफ्त में वितरित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ पे अपनो 1 लीटर कल्चर चाहिए, 2 लीटर अपनी देसी गाय की छाछ रहेगी, छाछ, 2 किलो गेहूं और 200 लीटर पानी घोल के रख दो। 8 दिन में 10 दिन में तैयार हो जाएगा। और ये डंडा किस उपयोग? ये इसके लिए, इसको घोलने के लिए है। ये घोलेंगे थोड़ा सा, अभी तो घोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रेडी हो चुका है जी। पर जब हम शुरुआती दौर में है तो इसको एक बार 1 मिनट के लिए गोल गोल घुमा देते हैं। दिन में एक बार 24 घंटे में एक बार हिला देना है ताकि ऊपर नीचे हो जाए। और इसमें अगर हमको ज़्यादा तादाद में बनाना है, हमारी खेती बड़ी है, तो इसको हम जल्दी भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जल्दी भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो मछली के इसमें वो एयर वाल लगा हुआ रहता है ना, हाँ, जो बुलबुले छोड़ता है, वो वाला सिस्टम इसमें अगर हम डाल देते हैं तो ये 4 दिन में भी तैयार हो जाएगा, वो सतत चलेगा। तो अब यहाँ पे जितना साइंस में जानता हूँ, यानी कि अगर अपन इसमें एयर छोड़ देंगे तो बुलबुले से पानी में हवा बनेगी, जिससे जो अपना बैक्टीरिया है वो जल्दी पनपेगा, तो इसलिए वो जल्दी बन जाएगा। हाँ। अब जैसे आपने ये इस तरीके से घोला, मैंने कई सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे जो जीवामृत रहता है, तो उसको कुछ एक ही डायरेक्शन में इस बार बोलते हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन, तो उसका कुछ ऐसा नियम इसमें भी है? नहीं, इसको एक ही तरफ घुमा देना है। अच्छा, ऐसा कोई नियम नहीं, आप दूसरी तरफ भी घुमा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर इसको एक तरफ ही घुमाना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ। एक ही तरफ घुमा दो, स्टार्टिंग से जिधर भी घुमा रहे, और 1 मिनट तक घुमा दिया करो दिन में एक बार। हाँ। जिससे आपका कल्चर अच्छी तरीके से तैयार हो। बता रहा हूँ कि ये कहाँ उपयोग हो सकता है। मैंने 2 बातें तो बता दी आपको, स्प्रे में भी बता दी और खेत में भी सीधा डालने के लिए भी बता दी। पर ये अगर हमारे पास में गोबर है, गोबर खाद है, जो पड़ा हुआ घूड़ा जिसको बोलते हैं, उसको हम थोड़ा 1.5 फीट का बेड बना लें, जिस प्रकार से केचुआ खाद के लिए बनाते हैं,
उस प्रकार से इसको बना ले, और ऊपर से अगर हो सके तो छाया कर दे थोड़ी हल्की सी, और फिर उसके ऊपर ये गोकृपामृतम का स्प्रे करें या फेंक दें, ऐसा ही डाल दें और थोड़ा गीला कर लें, तो ये आपका खाद जो हम 5 महीने में 6 महीने में तैयार होता है या बारिश के बाद तैयार होता है, तो ये हमारा जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने में तैयार होगा और उसकी क्षमता जो होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा गोबर भी कम लगेगा खेत में। जहाँ हम 3 ट्राली डालते हैं वहाँ हमारे 1 ट्राली में भी काम हो जाएगा, 1 ट्राली डालते हैं आधे ट्राली में काम हो जाएगा। पर गोबर जब डालेंगे तब हमारा टेम्परेचर जो है 30 डिग्री 25 डिग्री से अंदर होना चाहिए, तो वो खाद अच्छा काम करेगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मैंने बता दिया तो आपके जीवाणु धूप में भी नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कृपामृतम से कृपामृतम से जीवाणु नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। जीवाणु के लिए जो गर्मी की ये है मतलब उसकी गर्माहट जो है वो 25 डिग्री तक सहन करने की है। उसके बाद में वो मर जाएंगे, कम हो जाएंगे। मरेंगे तो नहीं, एकदम से पूरा तो नहीं मरेंगे, पर कम हो जाएंगे। और हमको इनकी तादाद कम नहीं करना है, इनकी जितनी ज्यादा तादाद होगी उतना ये काम ज्यादा करेगा। इसीलिए थोड़ा आप छांव के इलाकों में इनको बनाएं। हाँ, बनाने के लिए छांव के इलाके में। और अगर जमीन के ऊपर हम आच्छादन करें तो जैविक के अंदर आच्छादन का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हम आच्छादन कर सकते हैं तो इसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, गोबर खाद की भी मात्रा कम हो जाएगी और हमारी फसल टेढ़ी हो जाएगी। जो साधारण क्षेत्र में करते हैं उससे अगर हम आच्छादन करेंगे तो वो टेढ़ी हो जाएगी। ये इसका मतलब भूमि को ढक के रखना। अभी जैसे एक सुबह उठ के हम रोज कहते हैं, तो उस प्रकार से इसको जमीन को ढक के रखना ये जरूरी होता है। नहीं मतलब जमीन कहीं भी हो ढक के रखना चाहिए। अगर ये बना रहे हैं तो ये क्या, कोई भी जमीन कभी भी अगर आच्छादित जमीन होगी तो आपका एक तो उसमें ये नहीं उगेगा खरपतवार, और खरपतवार नहीं होगी तो आपको एक तो मजदूर नहीं लगेंगे ज़्यादा, और ढकी हुई रहेगी तो एक उसमें जो ह्यूमस बोलते हैं इसको, जैसे कि आप अगर वहाँ कचरा डाल के रखेंगे तो वहाँ पर कभी भी गर्मी के दिनों में भी उसको निकालेंगे तो वहाँ पर ऐसा काला काला हुआ दिखाएगा आपको। हाँ। वही वो इसका ताकत है। तो वो जब हम इसको ढक के रखेंगे जमीन को, तो उस आच्छादन की वजह से जो भी नमी होती है वातावरण की नमी को वो खींचने की क्षमता रखता है। तो वो वातावरण से नमी अगर खींचेगा तो पानी की हमारी बचत हो जाएगी, पानी भी वहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा। तो इसकी वजह से वहाँ पर पानी की जमीन में फसल को, किसी भी फसल को पानी की ज़रूरत नहीं है, उसको वाष्प के रूप में पानी चाहिए। और वहाँ आच्छादन होगा तो वहाँ वाष्प तैयार रहता रहेगा और उसकी बढ़वार होती रहेगी। लेकिन जैसे हम नॉर्मल डेज है अपने जब खेती नहीं है तो उस टाइम कैसे ढक कर रखें? ये भी तो नॉर्मल मतलब जैसे मान लीजिए कुछ फसल नहीं है, हाँ। तब उसको कैसे ढक के रखना है? 2 प्रकार से है। ढक के रखने से तात्पर्य ये है कि जब हम खेती हम उससे फसल ले चुके हैं, हाँ। तो जब हम उसको जोतते हैं, हाँ। तो वो जो इतनी जुताई होती है वो उस टाइम में हम फसल नहीं लेते, तो वो उतनी जुताई उसकी वो आच्छादन ही रहेगा। वो मिट्टी का आच्छादन है। हाँ। और जब हम फसल लेते हैं, जब फसल वहाँ रहती है तो उसमें वो जो कुछ चीज़ डाल के आच्छादन करेंगे वो आच्छादन तब कहलाएगा, वो बोने के बाद में, वो वाला ऊपर वाला आच्छादन। और बाकी टाइम में वो जो जमीन, जैसे अभी सोयाबीन के इसमें ले लेते हैं कि सोयाबीन उगने के बाद में उसमें डोरे चलते हैं तो फसल बढ़ती है। हाँ। तो वो खुदाई जो होती है वही आच्छादन है उसका, जो उतना खोद देते हैं डोरे में। हाँ। वही उसका मिट्टी से आच्छादन है। अब जो आच्छादन शब्द कह रहे हैं आप समझे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे अब जैसा हमारा देश बड़ा ही डाइवर्स है, कई देशों में कई अलग अलग शब्द अलग अलग भाषा का अब वो इंग्लिश में कहेंगे तो उसको मल्चिंग कहेंगे। अच्छा, मल्चिंग। अब ये मल्चिंग का उपयोग अभी जो चल रहा है, मल्चिंग कहते हैं। हाँ। तो ये पन्नी से कहते हैं। हाँ। पर पन्नी अगर हम ज़्यादा दिन तक उपयोग में लेंगे तो हमारे जीवाणु वहाँ पर कम हो जाएंगे और जीवाणु की जगह वो क्या बोलते हैं उसको, विपरीत, जिसको बोलते हैं कि अपने फसल के लिए हार्मफुल दुश्मन जो बैक्टीरिया है। हाँ। वो पनपने लगेंगे, जैसे फफूंद वाला काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, भाप के कारण। हाँ, वो पूरे टाइम गर्मी रहेगी उसमें, इसलिए वो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अपन ने अपने खरपतवार की भी बात करी, तो आप खरपतवार के लिए भी कुछ अलग दवाइयाँ बनाते हैं, निराई गुड़ाई से ही काम चलता है? निंदाई गुड़ाई से। तो उसके लिए, खरपतवार के लिए क्या अपन कुछ ऐसी जैविक दवाइयाँ नहीं बना सकते?
जैविक दवाइयाँ बना सकते हैं, पर वो अभी मैंने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। पर उसके लिए जानकारी मैं बता सकता हूँ, पर इसकी मेरे पास में कोई निश्चितता नहीं है, गारंटी नहीं है। पर जिनको ट्राई करना हो, ट्राई करना है तो कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ खरपतवार होते हैं वही खरपतवारों को डीकम्पोजर करके एक है, गाजियाबाद के हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन्होंने डीकम्पोजर तैयार किया हुआ है जी। वो भी इसी प्रकार का है। हाँ। वो भी कल्चर आप ले लो, हाँ। एक बार कल्चर ले लो तो वो उसका कल्चर भी लंबे समय तक चलता रहता है। मतलब मैं ये थोड़ा मैंने भी सुना है, जो कल्चर डाल दिया पानी में अपन ने, और जो जो खरपतवार नष्ट करना है उसको काट के उसको इसमें बारीक बारीक काट के, हाँ वो काट के नहीं, वहां से तो लाना है आपको उखाड़ के, हाँ पूरा का पूरा जड़ सहित, हाँ। और धो के उसकी जड़ धो के उसको काट के और उसमें डाल देना है, और वो पानी के स्प्रे इस पे ऊपर करते रहना है। तो जो खरपतवार हमने इसमें डाला है वो खरपतवार वहाँ का नष्ट होगा, पर उसमें हमको 4-5 बार स्प्रे करना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बाद। अच्छा। एक ही स्प्रे में वो खत्म नहीं होगा। अच्छा। और ये और हमें लग गई आदत ऐसी कि एक बार स्प्रे किया कि घास खत्म। सही है। तो ये जो आदत है इसको हमको रोकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आज सबसे ज़्यादा दुश्मन जो हमारे खेती में है तो वो है खरपतवार नाशक। कीटनाशक तो है ही है, पर खरपतवार नाशक जो है हमारा एक बार हम डालते हैं तो वो एक ही फसल के लिए हमको दिखता है। पर हमारे एक मित्र हैं नीतेश पाटीदार, वो इससे पारंगत है, उनका यहाँ पर ये भी है, इंडस्ट्रीज है यहाँ पर पास में जाना पाओ में, तो वो इनके बारे में जानकारी देते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि ये एक बार डला हुआ जो है ये 20 साल तक खराब नहीं होता, मतलब असर करेगा, मतलब आपकी पानी को भी खराब करेगा, आपकी मिट्टी को भी खराब करेगा, आपके बैक्टीरिया को खा जाएगा। तो हम अगर मेहनत कर रहे हैं और हम इसी को ख़त्म कर देंगे तो हमारी खेती कब रहेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जब हम निंदाई गुड़ाई करते थे पहले तो हम उतनी निंदाई मतलब पैसा नहीं डालते थे। आज हम जो दवाइयों का खर्च कर रहे हैं तो हम हर बार दवाइयाँ डाल रहे हैं, भले ही उसमें दवाइयों में पैसा कम लग रहा है, पर हर बार जब दवाई डाल चुके तो फिर उसका बीज आना ही नहीं चाहिए। फिर हमको अगली बार भी फिर फसल के ऊपर क्यों दवाई डालना पड़ रही है? इसका कारण ये है कि वो कोशिश करके फिर तैयार हो जाता है और फिर से वो बीज अगले इसमें तैयार होता है। तो इसके लिए जैविक के अंदर पलवार मतलब उसको ढक के रखना, इसलिए इसको हम रोक सकते हैं खरपतवार को। और दूसरा आपका अच्छी जुताई करके, और हर बार आपको एक बार अच्छी खासी निकाल दो तो फिर हर बार इतना खरपतवार नहीं होता है, ये मेरा अनुभव है। बीज आने के बाद में तो वो भी बीज गिरेगा तो उगेगा, बिल्कुल। अगर वो बीज आने के पहले ही हम उखाड़ के वहीं पटक दें तो वो तो पलवार भी हो जाएगी अपनी और निंदाई भी हो जाएगी। सही है, वो उससे मतलब मल्चिंग का काम करेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों अंकल जी अपने जैविक खेती तो कर ही रहे, तो यहाँ पे उन्होंने गाय भी पाल रखी है। तो आप देख सकते हैं कुछ गाय को बांधने के लिए इस तरीके का बना रखा है। यहीं पे गाय का गोबर वगैरह गौ माता है। और यहाँ पे दोस्तों जो गौमूत्र होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं गौमूत्र को कई सारी दवाइयाँ बनाने के लिए और एग्रीकल्चर में भी कई सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी एक बहुत सिंपल सा जुगाड़ बना है कि यहाँ पे जैसे गाय को बांधने के लिए तो एक स्लोप जैसा बना दिया है। स्लोप के कारण जब गौ माता मूत्र विसर्जित करती है तो मूत्र बहकर ये यहाँ पे इस जो यहाँ पे गड्ढा बना है, लगभग 100 लीटर का ये गड्ढा है। थोड़ा आप बताएंगे? इससे मैं आपको बताता हूँ। ये जो देख सकते हैं, ये आप देख सकते कितना गहरा गड्ढा है ये गौमूत्र जिस पे इकट्ठा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये इतना गहरा गड्ढा है जिसमें गौमूत्र अपना इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ पे इसको फिर जब ये पूरा गड्ढा भर जाता है, जैसे कि अभी भर गया, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं ड्रम्स में, फिर इनको खेतों में स्प्रे करते हैं कि जमीन इसमें गोबर में भी डाल देते हैं और दवाई में मतलब अपने जो कीट मारने के लिए भी ये उपयोग होता है इसका। इसमें कहते हैं, अभी ये रिपोर्ट में मैंने तो नहीं खुद ने आजमाया है, पर हमारे जो मित्र है नीतेश पाटीदार, उन्होंने कहा है कि इसमें अनेकों प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। मतलब करीब ये हजारों प्रकार के समझे तो एंजाइम्स होते हैं, जो बाजार में अगर हम लेने जाएं तो ये फिर हमारा 10,000 रुपये लीटर का भी गौमूत्र है। अगर उस हिसाब से अगर उसको जितना एंजाइम है, जितना पौष्टिक है, मतलब जितना पौष्टिकता है उसके लिए। अच्छा। और ये इसको अपन मतलब जैसे और जैविक में अगर हम माने तो ये गोबर डालेंगे, केचुआ होगा, तो केचुए को जब मिट्टी वो खाता है, मिट्टी खाता है वो, तो मिट्टी खा के जब वो निकलती है मिट्टी, तो उसमें 4000 प्रकार के एंजाइम्स बन के वो मिट्टी तैयार होती है। इसलिए वो मिट्टी सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है, उसमें जीवाणु युक्त होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको हमको समझना होगा जीवाणु, ये जैविक खेती क्यों जी। तो ये काफ़ी उसमें जो जितने चीज़ें हैं
वो उपयोगी है। तो उस चीज़ को समझते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा जब भी जैविक के व्याख्यान हो वहाँ पर हर किसान पहुँचे, काफ़ी जो भी वैज्ञानिक आते हैं विशेष उनमें जो बताते हैं उसको सुने समझे, और तब जाके हमको ये चीज़ समझ में आएगी। मैं कोई एक ही बार में कोई मेरे को समझ में आ गई ऐसा नहीं है। हमारे पिताजी कहा करते थे, पर जब धीरे धीरे व्याख्यानों को सुना तो तब जाके मालूम पड़ा कि ये चीज़ें हैं। और मेरा भी ये, जैसे आप ये गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, हाँ। जब खेतों पे स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें पानी भी मिलाते होंगे। हाँ, पानी तो उसका क्या अनुपात रहता है? पानी इसमें अब यही वही 1 लीटर और एक टंकी में आधे लीटर से शुरुआत होती है। अगर एकदम छोटी फसल है तो 250 ग्राम से ही शुरुआत होती है और 1 लीटर तक जाता है। ये 1 लीटर से 1.5 लीटर, बस ये 1.5 लीटर से ऊपर इसको डालना नहीं है जी। और गौमूत्र में अगर हमको दवाइयों में उपयोग करना है तो पुराना गौमूत्र लेना है। जितना पुराना होगा उतना वो असर करेगा। और अगर हमको खाद में उपयोग करना है तो जो ताज़ा है उसको उपयोग में लेना है तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और दवाइयों में अगर उपयोग करना है तो सीधे गाय से हमको वो एकत्रित करना पड़ेगा। जो नीचे गिरा हुआ गौमूत्र उसके लिए ठीक नहीं है, जो दवाइयों में जो नीचे गिर जाता है उनमें से कुछ जो अपने एंजाइम वगैरह होते हैं, जो अच्छा बैक्टीरिया है, वो उनकी कमी हो जाती है। तो दवाइयों में करके मतलब कौन सी दवाई जो मानव के लिए उपयुक्त है उसके लिए वो दवाई का बोल रहा हूँ। जो खेती के लिए है वो तो ये चलेगा। लेकिन जब मानव के लिए आयुर्वेद की बात आती है तो सीधा उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, डायरेक्ट कलेक्शन हो। दोस्तों, अगर आपने हमारी काऊ डेयरी फार्म वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने ऋषि भैया के साथ जो अपना पूरा देसी गायों को उन्होंने डेयरी बना रखी है और बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा अर्निंग वहाँ से वो कर रहे हैं, अगर वो वीडियो देखिए तो जो सर हैं, मतलब जो ऋषि भैया हैं, सर के भतीजे हैं, तो इनकी पूरी फैमिली दोस्तों मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और ऑर्गेनिक चीज़ों पे, ऑर्गेनिक बिजनेस ही बिल्ड करती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कुछ भी सीखना मिला हो तो प्लीज़ हमें मतलब अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अनेक से अनेक किसानों के साथ शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि अपन को अपनी मिट्टी को बचाना है। क्योंकि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, अपन 10 से 15 साल बाद अगर अपन इसी तरीके से जो कीटनाशक है उनको छिड़कते रहे, केमिकल्स को छिड़कते रहे, तो मतलब अपनी ज़मीन इतनी बंजर हो जाएगी कि खाना भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। जैसा कि सदगुरु भी कहते हैं, उनका सेव सॉइल मूवमेंट है। तो उस हिसाब से प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अवेयरनेस करें। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, एक एक करके फिर मतलब एक सदे तो सब सदे, तो वो कहावत मतलब सद हो जाएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।